हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 6 यानी पाठ 6, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, इस चैप्टर में जो है, वैसे एक चीज बता दें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन को देखा तो हमको ये लगा, चूंकि बोर्ड एग्जाम में जो आया था पेपर 24 में, वो भी अच्छा खासा प्रश्न था। इस चैप्टर से जो था 8 नंबर में आया था, मस्त प्रश्न था, पूरा कर लिए थे, बढ़िया प्रश्न था। तो वो सब प्रश्नों को बताएंगे, घबराइए नहीं आप लोग। देखिए, इसमें जो है आप लोगों को पहले हम इसे थोड़ा कुछ चर्चा कर दे, उसके बाद जो देखते हैं हम कैसे पढ़ाना है। जैसे इसमें आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को 3 टॉपिक मिलेगा। पहला, किसी राशि में परिवर्तन की दर। पहला क्या है? किसी राशि में परिवर्तन की दर। किसी राशि में परिवर्तन की दर। अभी ये किनारे से हम सब कुछ समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको परिवर्तन की दर पहला हो गया। दूसरा, हम जब जाएंगे तो हमको ह्रासमान और वर्धमान मिलेगा, यानी वर्धमान और ह्रासमान मिलेगा। वर्धमान और ह्रासमान। अब देखिए एक चीज और, यहाँ 2 टॉपिक और होता है। एक होता है स्पर्श रेखाएं के संबंधित था, और एक जो होता है सन्निकटन मान था। तो ये हमारे यूपी बोर्ड वाले भाई निकाल दिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, लगभग ये जान के मान के चलिए केवल बिहार बोर्ड में है ये टॉपिक। ये दोनों जो अभी लिखेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड वालों का वो है केवल, और सब बोर्ड में है। तो बिहार बोर्ड में आपको पढ़ना है और सभी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निम्नतम और उच्चतम, यानी उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम। अब देखिए, अब अवकलज के अनुप्रयोग की अगर बात किया जाए तो अगर किसी चीज का अनुप्रयोग है, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई दूरी के सवाल है। ये बताइए, जब उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो त्रिकोणमिति का प्रयोग आ रहा था, तो उसी प्रकार से जब हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो हमको अवकलज का अनुप्रयोग में अवकलन आना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। तो अवकलन अगर आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। वैसे भी उतना जटिल अवकलन इसमें नहीं आएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे कि अब पहला टॉपिक है किसी राशि में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर होता क्या है? जैसे देखिए, हमने लिख दिया dy/dx। अब इसका क्या मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर जो नीचे है उसके सापेक्ष देखते हैं। जैसे मैं मान लो लिख देता हूं भाई, हमने कहा dA/dt। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। ये क्या है? एरिया। ये क्या है? टाइम। मैंने कह दिया क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तो क्वेश्चन में ये सब नहीं देता कि किसके दर दिया है, क्या दिया है। ये ऐसे लिख देगा तो आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज के परिवर्तन की सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, किसमें है। अब जैसे देखिए, एरिया का आप कहेंगे, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का होता है सेकेंड, ये इसका मात्रक है। हम कहें आयतन ले लें dV/dt, dV/dt, यानी आयतन का समय के सापेक्ष। हम कहें समय छोड़ो भैया, बार बार समय कर लो, रेडियस के सापेक्ष निकाल लें। तो आयतन क्या होगा? आप कहेंगे a क्यूब। a क्यूब तो मैं क्यूब का ले लिया, सेंटीमीटर क्यूब अपान dr सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चा लोग गलती का करते हैं, काट देते हैं, एक ठोर से काट देंगे तो सब गलत हो जाएगा। काटना वाटना नहीं है, बस इसी पे आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। ओके, तो ये टॉपिक जो है आप लोगों को बस इतना ही था, इतना ही था। केवल इसमें किसी राशि में हमको परिवर्तन की दर को देखना है। अब अगर देखिए, इसमें जो है हम ये सोच रहे हैं कि पहले पूरा टॉपिक आज बता दें, ओके, कल के लेक्चर में हम पूरा एक एक अच्छे से बता देंगे। तो आज जो है, आज केवल और केवल जैसे ये राशि में परिवर्तन की दर समझा दिया क्या होता है। अब कैसे प्रश्न आएगा इसका कल आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं वर्धमान और ह्रासमान पे। तो वर्धमान और ह्रासमान पे हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान। तो सिंपली ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
ओके, ये आएगा तो इसके समझ लीजिए आधे के बाद ही ये आएगा। जैसे हमको वर्धमान और ह्रासमान देखना है, किसी भी फलन में हम वर्धमान और ह्रासमान को देखेंगे, ठीक है ना, फलन में देखेंगे। वैसे अगर बात की जाए वर्धमान क्या होता है, फिर ह्रासमान क्या होता है, ठीक है ना, तो हमको एक ग्राफ बनाना था। ऐसा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रहने दीजिए, इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद हम थोड़ा ग्राफ व्राफ की मदद से इसको समझाते हैं। ये बच्चों, अब हम चलते हैं क्या चीज, वर्धमान और ह्रासमान पे। तो टॉपिक थोड़ा हमने नहीं लिखा है, वर्धमान और ह्रासमान आप लोग को टॉपिक जानते हैं। अब देखिए वर्धमान में भाई बच्चे लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बुक में कहीं वर्धमान देकर निरंतर वर्धमान का सवाल लगा दिया है, कहीं निरंतर वर्धमान देकर वर्धमान का आंसर लिख दिया है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम थोड़ा सा उन लोगों को एक अच्छा आइडिया बता देंगे जिससे वर्धमान और निरंतर वर्धमान में अंतर आप लोग आराम से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, क्या होगा, देखिए निरंतर वर्धमान होता है, एक वर्धमान होता है, एक ह्रासमान होता है, एक निरंतर ह्रासमान होता है। यानी वर्धमान का मतलब बढ़ना, किसी भी चीज को लेकर बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, इसे हम बोलते हैं वर्धमान। अब जैसे इस ग्राफ की मदद से हम देखते हैं, ग्राफ चूंकि कल्पना भी नहीं किए थे कि हम यही बनाएंगे, ओके, तो लेकिन बना दिए टाइम पर। अब देखिए यहाँ कितना बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना बिंदु है। हम इसी से आप लोगों को समझा देंगे, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट पूरा बढ़िया से। ये बताइए सिंपली, हम वर्धमान जब देखते हैं तो किसी भी फलन का स्पर्श रेखा, किसी भी फलन को स्पर्श रेखा से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अवकलन किए एक बार, तो एक बार जब अवकलन किए तो वही निकलता ही है, प्रवणता यानी स्पर्श रेखा। तो सिंपली, लेकिन स्पर्श रेखा इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, स्पर्श रेखा का ज्यादा मैटर है इसके आगे उच्चतम और निम्नतम में। इसमें क्या है ये बताइए, कोई भी ग्राफ आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 बढ़ रहा है, फिर यहाँ बीच में रुका, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा रुका 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 रुका, फिर यहाँ थोड़ा सा देखिए बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फलन क्या है, निरंतर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ तो फलन रुका है, यानी एफ, अब देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आप कह देंगे तुरंत एफ डैश एक्स ग्रेट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप लोग समझिए, ध्यान से समझिएगा, हम कहें ऐसा है, हमको बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो निरंतर वर्धमान है, लगातार बढ़ रहा है, कहीं बीच में कुछ रुकावट नहीं है। लेकिन हम कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ, तो भाई वर्धमान हो रहा है, निरंतर भी हो रहा है, लेकिन बीच में वर्धमान भी है। तो जिस फलन में हम निकालते हैं तो उसमें सिंपली अगर मान लीजिए वर्धमान भी है, सॉरी निरंतर वर्धमान भी है और वर्धमान भी है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ अब देखिए बढ़ भी रहा है, फिर उसके बाद इक्वल टू भी आ गया, फिर बढ़ रहा है। तो अब ये नहीं है कि केवल 2 मिले 3 मिले, आपको चाहे जितना मिले, आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि अगर कोई सा भी फलन बढ़ भी रहा है, फिर एफ डैश एक्स 0 भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो पूरा फलन यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये फलन हो जाएगा वर्धमान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में रुका भी था, यानी बढ़ नहीं रहा था उस टाइम में, लेकिन अगर पूरा औसतन देखें तो ये बढ़ रहा है। तो अगर जब कहीं निरंतर वर्धमान की बात होगी तो वहां पर हमेशा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया भाई निरंतर का मतलब लगातार बढ़ रहा है, लगातार। और अगर सिर्फ वर्धमान हम कहें वर्धमान है, अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छा चीज लेते हैं, जैसे कोई सा भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, दैनिक जीवन से एग्जाम्पल ले लीजिए। हम कहें कोई चीज बढ़ रहा है, तो और मैंने देखा कि हाँ ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं देखा हमने कि बीच में कहीं कहीं रुक भी रहा है, बीच में कहीं कहीं रुक रहा है, यानी स्पर्श रेखा है जिसपे प्रवणता क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जिसपे 0 आ रही है अगर उसको भी हम सम्मिलित कर लेंगे तो वो हो जाता है वर्धमान। तो वर्धमान अगर कहीं पूछेगा तो इस प्रकार से आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, हमें लगता है कि आप सभी लोगों को इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना सब लोग अच्छे से देखिए, तो फिर हम इस पे आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद तब आसमान और उसके बाद निरंतर आसमान, तब हम ध्यान से इसको देखते हैं। अब देखिए हो गया ना इतना, ठीक। अब चलिए इस पे आते हैं। अब ये बताइए सेम कंडीशन, यहाँ कोई हम पहाड़ पे चले गए, घट रहे हैं, नीचे फिसल रहे हैं, फिर थोड़ा सा समतल है, फिर पैदल चलने लगे, फिर यहाँ जैसे ही चले हर 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 नीचे आगे गिर गए, तो क्या हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स इज लेस देन 0,
यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वही भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो क्या हुआ, घटा। लेकिन हम कहीं बीच में रुका हुआ था, 0 था। तो अगर कहीं हासमान की बात होगी तो हासमान में हम पूरा लेंगे एफ डैश एक्स, ओके। और लेकिन हम कहीं निरंतर की बात होगी, ओके। तो ये कंडीशन था भैया, सभी लोगों को मैटर समझ में आ गया है। तो अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने का, बच्चा लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से एकदम सब कुछ धीरे धीरे इसे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन होता है, निकालते कैसे हैं हम उसका भी जिक्र कर देते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल की मदद से, ताकि यही लगे यार सब क्लियर हो जाए, कोई समस्या न रह जाए। जैसे ये बताइए, मैं कोई एफ एक्स लिख दूं, आसान लेते हैं, 4x² प्लस आसान नहीं, अच्छा चलिए 4x² प्लस 16x प्लस 5, ये कोई फलन है, मैंने लिख दिया, हमको खुद नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो जब मैं एफ डैश एक्स लूंगा, अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाएगा 8x प्लस 16, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आ गया, 8x प्लस 16। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार से हम किसी भी फलन को एक बार अवकलन कर देंगे, तो आप कोई भी फलन रहेगा एक बार अवकलन कर दीजिएगा, कम से कम 1-2 नंबर तो मिल जाएगा, नहीं अगर कुछ आ रहा है तो अवकलन कर देंगे ना 1-2, तो 1-2 नंबर मिल सकता है वहां से। अब देखिए इस प्रकार से हमने कर लिया, अब सिंपली करेंगे क्या, इस चीज को हम एक बार 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए कि किस पर वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये बताइए जब हम यहाँ से इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर -2, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, 12 में पहुंचे हैं, तो x बराबर -2। तो अब देखिए आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पर चूंकि हम थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं, जैसे हम ग्राफ पे यानी नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, इसमें कैसे देखिए x बराबर -2, तो यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे -2 है, ये वैल्यू क्या है भाई, इधर -∞ है, इधर +∞ है ना। तो मैंने ये कहा कि अब इस रेंज में, अब देखिए इधर कोई वैल्यू आप उठाइए, प्लस का इधर आएगा ना पूरा, तो मैं कहा इसे 5 रख लेते हैं, तो 5 रखेंगे तो प्लस में आ रहा है और इधर निगेटिव आ रहा है। तो अब देखिए इसमें चारों कंडीशन को मैं अलग अलग बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऐसा है, आप निरंतर वर्धमान का बताइए, निरंतर वर्धमान, तो आप कहेंगे निरंतर वर्धमान -2 से, देखिए -2 से ∞ तक, इधर लगेगा बड़का ब्रैकेट, इधर लगेगा छोटका ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि निरंतर वर्धमान में देखिए गलती हो जा रहा है ना, निरंतर वर्धमान में हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, अगर वर्धमान की बात करेगा तो सम्मिलित कर रहे हैं तो इसलिए इधर वाले में बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ये आप लोगों को अंतर समझना है, वर्धमान में यही रहेगा भाई, 2 से ∞ भी रहेगा, लेकिन इधर इस प्रकार से लगेगा, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं हासमान पे, तो हासमान देखिए, हासमान क्या है, -∞ से 2 -2 है ना, इसे हम क्या कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, लीजिए जी, ∞ को सम्मिलित मत कीजिएगा क्योंकि ∞ कोई नंबर नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -∞ से -2, सम्मिलित नहीं करना है, हासमान हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को ऐसे ही करना है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, और जिसको इतना आ गया तो समझ लीजिए उच्चतम निम्नतम खत्म है उसके लिए, क्यों, क्योंकि इसी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम आप लोगों को बताते हैं। खैर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्धमान और हासमान का बस इतना ही मैटर था, जो सवाल जो इंपॉर्टेंट है सब कल होगा, आज हम अब इसके आगे चलते हैं उच्चतम और निम्नतम पर, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं उच्चतम और निम्नतम की तरफ, चूंकि ये आप लोग जब थोड़ा सा पढ़ लिए तो आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें चूंकि आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है, एक प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं उसको भी बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, जब कोई भी, हम पहले समझा देते हैं इसको, क्या होता है इसमें कुछ टर्म है, इन टर्म को जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने एक ग्राफ ले लिया रैंडमली, अभी मैं आप लोगों को दैनिक जीवन से भी जोड़ दूंगा। जैसे अब मैंने कोई सा भी एक ग्राफ ले लिया, कोई सा भी, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक ले लिया P1, यहाँ ले लिया एक P2, यहाँ पर एक ले लिया बिंदु P3, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P4, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P5 यानी P5। अब देखिए सबसे पहला स्थानीय उच्चतम या निम्नतम का बिंदु, तो स्थानीय उच्चतम क्या होता है, स्थानीय निम्नतम क्या होता है। देखिए चूंकि उच्चतम की अगर बात करें तो
क्या हो सकता है? आप कहेंगे कि एक यहाँ पर है सबसे बड़ा, एक यहाँ पर है उससे छोटा, तो ये जो छोटा वाला है इसे हम बोलते हैं स्थानीय निम्नतम का बिंदु या स्थानीय उच्चतम का बिंदु। अगर ऊपर का है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु, अगर नीचे नीचे वाला है तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु। अगर उच्चतम की बात है, अभी मैं इसको और डिटेल में समझा रहा हूँ, पहले आप लोग इस बिंदु को देख लीजिए। उच्चतम का बिंदु यानी P4, हम कहें निम्नतम का बिंदु कौन कौन सा है? बिल्कुल आसान, P1 और P5 हम गए स्थानीय। अब देखिए स्थानीय निम्नतम का या स्थानीय उच्चतम का एक तो होता है बिंदु, कोई सा भी बिंदु आ गया, उस बिंदु पर पूरे फलन का मान स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। तो यानी P4 पे मान उच्चतम मान, निम्नतम मान पे ये P1 और P5 में निम्नतम मान हो जाएगा। ये समझ में आ गया? कोई भी बिंदु लीजिए, उसी बिंदु पर फलन निकाल लीजिए तो उसका मान तो होगा ही ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का अगर वैल्यू निकालना है तो बिंदु को चाप चाप के रखना पड़ेगा। बस ये दोनों हो गया। अब निरपेक्ष क्या है? जो सबसे बड़ा हो निरपेक्ष उच्चतम, जो सबसे छोटा हो निरपेक्ष निम्नतम। अब आप लोग समझिए दैनिक जीवन से, और एक क्रांतिक बिंदु होता है जिस पर f' बराबर हो जाता है 0 के। ओके, एक नति परिवर्तन होता है, अभी हम उसको इसी ग्राफ की मदद से ही समझाएंगे, आप समझिए। जैसे ये बताइए कोई मोहल्ला है, मोहल्ला यानी एरिया, कोई सा भी एक एरिया हो, उसको हम मोहल्ला कोई नाम दे दें, तो होगा क्या, उसमें कुछ थोड़े छोटे छोटे गुंडे बनते हैं ना, तो कुछ में इधर के छोटे गुंडे होंगे, कुछ उधर के होंगे गुंडे, ये सब निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम के बिंदु, निम्नतम के मान है। लेकिन कोई एक होगा जो उन सभी पर कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो हो जाएगा सिंपली उन मोहल्लों के लिए उच्चतम यानी निरपेक्ष उच्चतम हो गया। अगर मान लीजिए मोहल्ले में है तो भाई निम्नतम का हो गया यानी स्थानीय का, स्थान के हो गए, लेकिन निरपेक्ष का यानी उन सभी पर कमांड कर रहा है। आया समझ में ना? तो इस प्रकार से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल जहाँ मैं पढ़ रहा था वो मेरे सर बताए थे। ओके, खैर एग्जाम्पल अच्छा था, वो सिटी में ही थे ना, तो इसीलिए वही सब लिए थे। और क्रांतिक बिंदु जिसपे f' 0 होता है, एक नति परिवर्तन का बिंदु होता है जिसपे बदलता ही नहीं है। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा और बता दें, चलिए बता देते हैं। देखिए इतना हो गया ना, अब इसको निकालने का आपको दो तरीका है। देखिए पहला तरीका हम बताते हैं प्रथम अवकलन विधि या प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलज विधि, अब जैसे मान लीजिए आपको सिंपली एक ग्राफ तो देगा नहीं ऐसे कि कौन सा बिंदु कौन सा नहीं, सवाल देगा, फलन देगा, तो निकलेगा कैसे? तो दो तरीका है, प्रथम अवकलन विधि, एक होता है द्वितीय अवकलन विधि। लेकिन पहले प्रथम को जानते हैं, प्रथम जब फेल होगा तब द्वितीय आएगा, तो पहले प्रथम को जानते हैं। सिंपली करेंगे क्या, जो भी फलन रहेगा, अभी देखिए एक एग्जाम्पल की मदद से चलते हैं। जो भी फलन लेंगे, पहला काम करेंगे जो फलन रहेगा, फलन का हम क्या करेंगे, अब अवकलन करके क्रांतिक बिंदु निकालेंगे जैसे पीछे किए थे। अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x² प्लस 4x। ओके, मैंने क्या ले लिया, कोई सा भी फलन ले लिया, मैंने कोई एक फलन ले लिया। अभी मैटर आप लोगों को समझाना है भाई, पूरा डिटेल में अभी थोड़ा बहुत और समझाएंगे, इसको घबराइए मत। कोई फलन ले लिए, इसका हमने अवकलन एक बार कर दिया, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 4x प्लस 4। x की वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे -1। तो ये क्या चीज निकला, आप कहेंगे क्रांतिक बिंदु निकला ना। तो प्रथम अवकलन विधि में क्या करते हैं, पहला काम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। निकल गया, सभी का क्रांतिक बिंदु निकल जाएगा। उसके बाद उसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, x बराबर -1 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इधर वैल्यू रखेंगे प्लस, इधर नेगेटिव। नंबर लाइन आया ना, तो इसमें आपको उच्चतम ह्रासमान वर्धमान नहीं देखना है, आइडिया लगाना है। जैसे ये है क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु क्या होता है, अभी मैंने बताया f' = 0, तो ये सब क्या है भैया, क्रांतिक बिंदु ही तो है, क्रांतिक बिंदु है ना ये सब क्रांतिक बिंदु। तो क्या हो रहा है, देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है ना। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो अब क्या होगा देखते हैं। ये
थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, मैं भी भूल जाता था तो मैं एक देसी जुगाड़ लगाया, ठीक है ना। अब जुगाड़ क्या है, देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, ध्यान से समझिए। ये बताइए, खैर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ 1 2 3, 3 में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बताइए जब इस लाइन पर इधर अगर हम प्रवणता खींचे टेंजेंट तो थीटा ये पॉजिटिव बनना है कि नहीं, टेंजेंट पॉजिटिव बनना है ना, क्यों, क्योंकि जब हम अंदर का कोण देखते हैं तो कोण छोटा बनना है, तो यानी ये बन गया पॉजिटिव। इधर क्या बनेगा, आप कहेंगे ये देखिए 90 से बड़ा आ गया यहाँ कोण, तो ये क्या बनेगा, निगेटिव बनाना। यहाँ पर क्या बनेगा, आप कहेंगे ऐसे जब हम खींचेंगे तो इसका क्या बनेगा, आप लोग बताइए। खैर इसका हम देखते हैं, अभी बताते हैं इसका भी। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे बना, छोटा कोण बना, ओके, यानी ये क्या बनना है, आप कहेंगे फिर पॉजिटिव। ये क्या बनना है, आप कहेंगे ये बनना है भैया निगेटिव बनना है ना। और जब हम इधर से आते हैं तो जब ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो आप कहेंगे निगेटिव ही बनना है। ध्यान दें किधर निगेटिव बनना है भाई, ऐसे ये तो ये इधर क्या बनेगा, निगेटिव। और जब ये खींच रहे हैं तो इधर क्या बनेगा, आप कहेंगे तुरंत पॉजिटिव, निगेटिव बना कि नहीं। ये सब कैसे बनना है, आप लोग जब प्रवणता खींचते हैं, आप लोगों को पता होगा, जब प्रवणता किसी भी लाइन का खींचते हैं तो हम सिंपली एक्स अक्ष पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पर कितना कोण बना है, 90 से कम बनेगा तो पॉजिटिव, 90 से ज्यादा बनेगा तो निगेटिव। ऐसे हम भी थे, जब कोई डाउट होता था तो कोई भी चीज छोटा से छोटा तो समस्या होती थी। खैर हम उस समय गुजर चुके हैं तो सब कुछ बताते रहेंगे, घबराइए मत आप लोग। देखिए क्या करना है, इधर क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो अब देखिए हम भाई यही काम करते थे, हम रटने वाला काम नहीं किए थे, हम भूल जाते थे खुद हम कि कैसे क्या होगा। लेकिन देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव आप कहेंगे कि घट रहा है, यानी निम्नतम का होगा बिंदु, बिंदु किसका होगा, निम्नतम का बिंदु होगा। और वैसे भी इसका भी अभी हम आइडिया एक और बता देंगे द्वितीय अवकलन विधि से। तो यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कभी भी यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो आप लोग लिखेंगे क्या, जैसे क्रांतिक बिंदु निकालिए, बी हमने क्या किया, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब तीसरा का मान निरीक्षण करेंगे, यदि फलन का मान निगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है तो क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है तो निम्नतम होगा, किसका मान होगा, निम्नतम का मान, यानी निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु। अगर मान लीजिए आपका फलन प्लस से माइनस बदल रहा है, प्लस से माइनस बदल, पूरा मैं नहीं लिखा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा लिखेंगे, हमको केवल यहाँ मैटर समझाना था कैसे होगा। प्रथम अवकलन विधि में क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण करने के बाद जैसे उस पर प्लस माइनस प्लस, मैं तो सिंपली एक लिखा था, एक ही आया, बहुत सारा आ जाए तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस को देख लेंगे। तो अगर कभी भी माइनस से प्लस जा रहा है तो निम्नतम, अगर प्लस से माइनस बदल रहा है तो वहां पर क्या होगा, आप कह देंगे उच्चतम का बिंदु होगा, उच्चतम का बिंदु। अगर कभी भी मान लीजिए दोनों सेम हो जाए, दोनों तरफ सेम हो जाए, दोनों तरफ सेम वैल्यू हो जाए, भाई माइनस प्लस, तो उसे बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। अगर कभी भी कोई फलन माइनस से माइनस, प्लस से प्लस बदल रहा है तो इसे बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, नति परिवर्तन का बिंदु। ओके, तो अब हमें लगता है कि कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं आप लोगों को द्वितीय अवकलन विधि बताने। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये बच्चों, जब ये विधि फेल हो जाता है, प्रथम अवकलन विधि फेल हो जाता है, तब आता है द्वितीय अवकलन विधि। प्रथम फेल क्यों होता है, हम ये भी बता दे रहे हैं। चूंकि प्रथम इसलिए फेल होता है क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में कहीं मान निकालते हैं या फिर कहीं अन्य जटिल कॉम्प्लिकेटेड सवालों में, तो आप खुद देखेंगे कि वहां पर प्रथम से निकालना असंभव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर भी नहीं आएगा। और हम लोग वहां पर द्वितीय लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का कल हम जब बताएंगे उसमें बता देंगे कहाँ, देखिए यही कर्मी के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो अब जैसे देखिए हम चलते हैं द्वितीय अवकलन एग्जाम्पल क्यों रखे हैं, अभी इसको भी हम इसी से प्रूव करेंगे। देखिए द्वितीय अवकलन विधि,
द्वितीय अवकलन विधि। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये भैया ये भी आसान ही है। पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाल के बराबर 0 करो, क्रांतिक बिंदु निकालो, सभी क्रांतिक बिंदु निकल गया। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, किस पर, सभी क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहां पर हमने क्या किया था, ये फलन था, एफ डैश एक्स निकाला, इतना आया, क्रांतिक बिंदु इसका -1 आया। तो अब हम करेंगे क्या, एफ डबल डैश एक्स जब लेंगे इसका डबल डैश एक्स तो कितना आएगा, आप कहेंगे 4 आ रहा है ना। तो अब x की जगह आप चाहे कुछ भी भर दें तो 4 से 4 रह जाएगा, बदलेगा थोड़ी ना। क्यों, ये भाई यहाँ कुछ भी रखेंगे, ये कौन अचर है ना, तो जब अचर है तो कुछ भी रखें तो वही वैल्यू है। तो इसलिए एफ डबल डैश जब x निकालेंगे प्रत्येक क्रांतिक बिंदुओं पर, तो जब प्रत्येक क्रांतिक बिंदु पर निकालेंगे तो 3 कंडीशन आ सकता है। पहला पॉजिटिव आ जाए, दूसरा निगेटिव आ जाए, तीसरा 0 आ जाए, आ सकते हैं। तो अगर कभी पॉजिटिव आए, यहाँ पॉजिटिव आया ना, अब पॉजिटिव आया तो ये किसका बिंदु है, आप खुद देखें, अभी निम्नतम का है, माइनस से प्लस बदल रहा है। तो अगर कभी भी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यानी निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु। भैया ये सब बिंदु निकालने की बात हो रही है, मान तो जब पुट करेंगे तब तो निकलेगा, तो पहले हम बिंदु निकालें उसके बाद मान निकलेगा। तो ये रहा स्थानीय सॉरी निम्नतम का बिंदु। जब निगेटिव आ जाए कभी तो वो होता है उच्चतम, और जब कभी 0 आ जाए तो इसे बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु, नति परिवर्तन का बिंदु। बस आप लोगों का केवल इतना ही है। ओके, अब देखिए इसमें जो है, अगर मान लीजिए मैं सवाल को अभी इसके साथ साथ कराता तो 2 घंटा लेक्चर बनता। अब एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों का 2 घंटा यानी मेरे लिए 4.25 घंटा। मैं कल नहीं परसों सांतत्य अवकलनीयता का बनाया था ना, कल ही लगभग, तो उसमें मैं लगभग हमको लगा था 2 घंटा, 2 घंटे लगे थे। लेक्चर बना था 1 घंटा 10 मिनट का। क्यों, लिखना मिटाना, लिखना मिटाना, लिखना मिटाना, इसीलिए। ओके, खैर आप लोगों को भाई लगता है हम मेहनत कर रहे हैं कुछ, तो कम से कम शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समस्या आती है तो फिर उसको भी दिल खोल के बताइए। अब भैया एक चीज़ और, घर की समस्या मत बताने लगिएगा। एक बार मैं ऐसे बोला कि जो भी समस्या बताइए, तो एक भाई साहब घर की समस्या बताने लगे। हम कहे भैया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए कोई कहे कि मेरे घर वाले हमको खाना नहीं दे रहे हैं, तो भाई हम क्या करें बताओ, या हम ये करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हैं, हम घूमने जाते हैं तो मेरे घर वाले बोलते हैं, तो भाई ये सब ऐसा भी प्रश्न, आप लोग इंटर में पहुंच गए तो ऐसा प्रश्न तो स्वाभाविक है कि नहीं पूछना चाहिए, बट जैसा भी जिसका दिमाग हो, खैर जो भी हो, पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो चाप के एकदम शेयर कीजिए और चाप के खूब कमेंट कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे चैनल से, तो चैनल वैसे यूपी बोर्ड, अब इस चैनल को पूरा अच्छा चैनल बनाना है जिसमें हिंदी मीडियम, जैसे देखिए मैं जब पढ़ रहा था तो हिंदी मीडियम में बहुत कम चैनल है, बहुत कम चैनल है। ओके, अगर है भी तो कुछ टॉपिक है, कुछ थोड़ा बहुत है, तो फिर ऐप ये उस पे खैर कोई नहीं, अपना अपना चॉइस है। ऐप पे जाने से भी फ़ायदा है ना, उसमें क्या है कि आप लोगों को टेस्ट फ्री मिल जाता है अच्छे से, तो खैर यही सब फायदा है। और वैसे भी हमको क्या ही करना है, हमको बस इस पर आप लोग बस दिल खोल के मजा से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, पूरा नंबर ले आइए। जितना भी नंबर आप लोगों का आता है कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा एग्जाम देने के बाद, गद्दारी वाला काम नहीं।